दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। यहाँ पर आपको किस्से कहानियाँ मिलती हैं जिसमें रोमांस और रहस्य की भरपूर मिकदार होती है। और कहानियों की इसी सीरीज, इसी श्रृंखला, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिवाली की शुभकामनाओं के बीच आज शुरू करते हैं नई कहानी, जो है जेम्स हेडली चेज की 1964 में प्रकाशित दी सॉफ्ट सेंटर का हिंदी वर्जन, जो पहली कहानी की तरह यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। और पिछली कहानी को प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा। तो आइए कहानी का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। दी सॉफ्ट सेंटर, इसका हिंदी वर्जन है तफ्तीश। तो आइए तफ्तीश को गहराई के साथ सुनते हैं। वेलेरी बर्नेट आंखें बंद किए, सिर को हेडरेस्ट के सहारे टिकाए बाथटब में लेटी हुई थी। अधखुली खिड़की से होकर नीचे टेरेस की आवाज़ें उस तक आ रही थीं। ये आवाज़ें खुशनुमा एहसास जगाने वाली थीं, इसलिए वेलेरी से सुनकर खुश थी। खुशी का ये दूसरी वजह भी थी कि वो सब लोग स्पेनिश बे के इस होटल में आकर ठहरे थे। यहाँ वाकई वो सब चीज़ें मुहैया थी जिसके बारे में बताया गया था। वो सोच रही थी कि यकीनन ही ये होटल उन बेशुमार होटलों से अब तक का सबसे उम्दा होटल था जहां वो पहले ठहर चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोली और एक नज़र अपने खूबसूरत सांचे में ढले जिस्म पर डाली। केवल जिस्म के ऊपरी सामने के हिस्से और पीछे के इर्द गिर्द दो सफ़ेद लकीरें नुमाया थीं। बाकी जिस्म सूरज की तपिश के चलते सुनहरी रंगत में ढल चुका था। स्पेनिश बे में आए उन्हें अभी महज एक हफ्ता ही हुआ था, लेकिन तपते सूरज की तपिश में उसकी चमड़ी तेजी से बगैर झुलसे सुनहरी रंगत में आ चुकी थी। उसने अपना गीला हाथ आगे बढ़ाया और सोने और प्लेटिनम के इस्तेमाल से बनी वो घड़ी उठाई जो क्रिस ने उसे बतौर शादी का तोहफा दी थी। उसने वक्त देखा, 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे। वो पूरे इत्मीनान से कपड़े पहन सकती थी और तैयार होकर नीचे टेरेस पर पहुंचकर एक गिलास ठंडी मार्टिनी का लुत्फ उठा सकती थी। हालांकि अभी तक वो क्रिस के सामने मार्टिनी पीने को लेकर उतनी सहज नहीं हो सकी थी, क्योंकि क्रिस अब केवल टोमेटो जूस ही पीता था। इसके लिए भी वो कभी कभार खुद को ही दोषी समझने लगती थी कि क्रिस अब शराब नहीं पी सकता था। लेकिन डॉक्टर ने उसे चेताया हुआ था कि क्रिस के सामने उसे बिल्कुल नॉर्मल और सहज बने रहना है, क्योंकि अगर क्रिस को ज़रा भी इस बात का पता चलता कि उसके खातिर वेलोरी अपनी पुरानी ज़िंदगी के तौर तरीकों को बदल रही है, तो ये बात क्रिस के लिए बुरी साबित हो सकती थी। अभी उसने बाथरूम के कोने में रखी छोटी सी मेज़ पर घड़ी रखी ही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी उठी। उसने जल्दी से तौलिए में हाथ फिराया और रिसीवर उठा लिया। आपके लिए न्यूयॉर्क से कॉल है मिसेस बर्नेट, ऑपरेटर ने बताया। बात करेंगी? ज़रूर, पापा की ही कॉल होगी। उसके अलावा तो किसी को नहीं पता कि हम लोग स्पेनिश बे में ठहरे हैं, वेलेरी ने सोचा। हाँ, उसने जवाब दिया। थोड़ी सी फिक्र और झुंझलाहट के चलते उसकी भौहें सिकुड़ सी गईं। उसने अपने पिता से कहा था कि उन्हें अकेला छोड़ दे। चलो कोई बात नहीं, हफ्ता भर छोड़ा भी तो ये तो उनकी ही गलती थी जो वे फ़ोन कर रहे थे। उसने उन्हें कोई चिट्ठी भी तो नहीं लिखी थी, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि उसे लेकर वो हमेशा कितने फिक्रमंद थे। दूसरी तरफ से पिता की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ काफ़ी प्रभावशाली और गंभीरता की छाप लिए हुए थी। अक्सर पिता से बात करते हुए वेलेरी को यह एहसास बड़ी शिद्दत से होता था कि अगर उसका पिता एक बिजनेस टाइकून न होता तो बेशक शेक्सपियर के नाटकों का एक शानदार और कामयाब एक्टर होता। बॉल, कैसी हो? हेलो डैडी, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? वॉल बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हारी चिट्ठी या फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। सॉरी डैडी, यहाँ आकर मेरा मन ऐसा लगा कि मैं भूल गई। मैं जानती हूँ कि मुझे आपको। चलो कोई बात नहीं। क्रिस कैसा है? वो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। पता है डैडी, अभी पिछली रात को ही हम लोग आपके बारे में ही बातें कर रहे थे और वो, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि वो कैसा है। देखो वॉल, अभी 5 मिनट के बाद मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए वक्त मत ख़राब करो। वो कैसा है? उसने कसमसाकर पानी में अपनी टांगें इधर उधर फिराईं, फिर बोली, ओ डैडी, बताया तो अभी कि वो बिल्कुल ठीक है।
मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें वहाँ उसके साथ अकेले नहीं होना चाहिए। वो अब भी बीमार है। और वो उसके होठ की फड़फड़ाहट और मुंह का तिरछा बन गया कि नहीं, सच बताओ। वॉल ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे ठंडक का एहसास हुआ। पता नहीं पानी अचानक ठंडा हो गया था या फिर उसका बदन ही ठंडा पड़ने लगा था। अब तो पहले से काफी सही हो गई है, उसने कहा। अच्छा, लेकिन अभी गई तो नहीं ना? हाँ, लेकिन क्या अब भी वो वैसे ही किसी जीते जागते मुर्दे की तरह पड़ा रहता है? अपनी आंखों में अचानक उमड़ घुमड़ आए आंसुओं की मौजूदगी का ध्यान लेते हुए वो खुद को संभालते हुए बोली, वो अब भी उसी तरह बैठा रहता है, लेकिन मैं जानती हूँ डैड कि वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर गुस्ताव क्या कहता है? जवाब देने से पहले वॉल ने आगे बढ़कर टॉप से पानी निकालने वाली नॉब को घुमाया। फिर बोली, उनका कहना है कि क्रिस में अब काफ़ी सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। वक्त? और कितना वक्त? पिछले 18 महीनों से तो इसी तरह जीते जागते मुर्दे की तरह चलता फिरता घूम रहा है। ऐसी बातें मत किया करें डैडी। मुझे पता है कि कितना अरसा हुआ है, मगर उसकी हालत को देखते हुए ये वक्त कोई बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो वैलेरी, तुम अब 25 साल की हो चुकी हो। किसी भी नॉर्मल औरत की तरह जीती जागती भरपूर इच्छाओं से भरी पूरी और तंदुरुस्त औरत। तुम हमेशा इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती। ये सरासर तुम्हारी खुद के साथ की जा रही नाइंसाफी है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम किसी ऐसे आदमी के पल्ले बंधी नहीं रह सकती जो। डैडी! अचानक उसकी आवाज़ तीखी हो गई। मैं क्रिस से प्यार करती हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ। मैं अब इस तरह किसी बकवास को सुनना बर्दाश्त नहीं करूँगी, और ये मेरा खुद का ज़ाती मामला है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। फिर उसके पिता ने अपने लहजे में थोड़ी नरमी घोलते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरी बच्ची। मैं तुम्हें लेकर फिक्रमंद हुए बगैर भला कैसे रह सकता हूँ? चलो ठीक है, अब मैं आगे कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन मुझे मालूम तो होना चाहिए ना कि आखिर क्या चल रहा है और क्या नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे ज़रूर बताओगी। और बेटा याद रखना कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करना चाहूँगा, कुछ भी। शुक्रिया डैड, ज़रूर, लेकिन मैं इसे खुद ही संभाल लूँगी, सच में। उसने पानी से खाली हो चुके बाथ टब में लेटे लेटे ही अपने ऊपर तौलिया डाल लिया था और बोली, डैड मैं नहा रही थी, मुझे ठंड लग रही है। क्रिस क्या कर रहा है? वो टेरेस पर है, बेटा ओलिवर ट्विस्ट पढ़ रहा है, वॉल ने बताया। आजकल उसके सिर पर चार्ल्स डिकेंस को समझने का भूत सवार है। वो किताबों का पूरा सेट ही खरीद लाया है और उन्हीं में सिर खपा रहा है। अच्छा। लाइन पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। वॉल को दूसरी तरफ से फुसफुसाकर कुछ कहे जाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके पिता की धीरी गंभीर आवाज़ दोबारा आई, मैं अब चलता हूँ वॉल, लेकिन पक्का ना कि तुम सब संभाल लोगी? हाँ डैडी। ठीक है, मगर भूलना मत, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो सिर्फ मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ। मैं 5 बजे तक ऑफिस आ जाऊँगा। उससे पहले तुम्हारी मुझसे बात हो पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं इधर उधर भाग दौड़ में बिजी रहूँगा। लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डैड। सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। अब चलता हूँ बेटा, बाय। उसने फ़ोन रख दिया और बाथटब से बाहर निकली। उसे तेज़ ठंड लग रही थी। उसने जल्दी से तौलिया लेकर अपना शरीर सुखाया और नीली सफ़ेद पोल्का डॉट पोशाक में खुद को लपेटते हुए तेज़ी से चलती हुई खूब बड़े से बेडरूम में आई और उसे पार करके बालकनी में आ गई। बालकनी से उसे पूरे बेका, इसकी खाड़ी, मीलों तक पसरी रेत और जगह जगह धूप से बचने के लिए लगाई गई छतरियों समेत दिलकश नज़ारा दिख रहा था। उसने नीचे टेरेस पर उस तरफ देखा जहां क्रिस थोड़ी देर पहले बैठा था। लाउंजिंग चेयर खाली पड़ी थी। नीले कवर वाली ओलिवर ट्विस्ट की कॉपी पास ही पथरीले फर्श पर खुली पड़ी थी। किसी अनहोनी को महसूस करके उसने पूरे टेरेस के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी नज़र दौड़ाई। उसका दिल बैठने लगा। उसने फिर उन टेरेस पर मौजूद शराब पीते, बातचीत करते लोगों के हुजूम, एक मेज से दूसरी मेज तक शराब लेकर सफ़ेद वर्दीधारी वेटरों की आवाजाही, दरवाजे के पास खुली धूप में खड़े सफ़ेद वर्दीधारी
लंबे तड़ंगे दरबान और उससे परे धीमी गति से हरहराते समुंदर और उस वक्त लगभग उजाड़ से पड़े रेतीले मैदान सब तरफ अपनी नजर दौड़ाई, मगर कहीं भी उसे क्रिस की मौजूदगी का एहसास न हुआ। स्पेनिश बे होटल फ्लोरिडा के महंगे और आलीशान होटलों में से एक था। ये होटल एक बार में सिर्फ 50 लोगों को ही अपनी सेवाएं देता था, जो अपने आप में इतनी महंगी होती थी कि उन्हें अफोर्ड करने के लिए महज अमीर होना काफ़ी नहीं था, बल्कि बहुत अमीर होना होता था। वॉल के पिता चार्ल्स ट्रैवलर्स ने उनके लिए इस होटल का बंदोबस्त किया था। जैसा कि डॉक्टरों ने सुझाया था कि क्रिस को चैन, सुकून, आराम और किसी छोटे बच्चे जैसी देखभाल और प्यार दुलार की ज़रूरत है। उसे देखते हुए ट्रैवलर्स ने ही वॉल से कहा था कि वो होटल उन लोगों के ठहरने के लिहाज से मुफीद है। फिर उसी ने हर चीज़ का इंतज़ाम भी किया था। होटल का सारा बिल उसे ही चुकाना था, यहाँ तक कि उन लोगों को कहीं आने जाने की ज़रूरत होती तो उसने उन लोगों के लिए एक मर्सिडीज कन्वर्टिबल भी दे रखी थी। यहाँ तक वॉल की बात थी, वो उम्मीद के मुताबिक किसी सस्ते होटल में ठहरना पसंद करती, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पिता इस बात से काफ़ी चिड़चिड़ाता था कि क्रिस अब अपनी बीवी को उस शान और शौकत और रुतबे के साथ नहीं रख सकता था जिस रुतबे और शान और शौकत से एक धन कुबेर की बेटी को रहना चाहिए था। बहरहाल इस होटल में आकर वॉल अपने संकोच को किसी हद तक भुला चुकी थी और इसी बात से खुश थी कि उसके पिता ने उनके यहाँ रहने का इंतज़ाम किया था। उनका पहला हफ्ता बगैर किसी खास घटना के गुजर गया। धीरे धीरे वो भी अब इस सच को एक्सेप्ट करना सीख चुकी थी कि क्रिस ने अब किसी भी मामले में इंटरेस्ट लेने की क्षमता खो दी थी। ये क्या वो सिर्फ गुनगुनाती धूप में बैठकर कुछ पढ़ने या फिर इधर उधर की बेमानी सी बातें करने, जिनका उनकी अपनी जाती जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, उसमें ही खुश और मुतमईन था। ये कि अब उनके अपने अलग अलग बिस्तर थे और क्रिस में अब उसके साथ और पास की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। कभी कभार ये सब बातें उसके भीतर एक अजीब से खालीपन को जन्म देने लगती थी, लेकिन ये सब बातें ऐसी थीं जिन्हें वो झटक देती थी और उस खालीपन से उबर भी जाती थी। पहले पहल जब वो यहाँ पहुंचे थे तो वो क्रिस को हमेशा अपनी नज़रों के साए में रखती थी। हालांकि ये काम कोई उतना दुश्वार भी नहीं था। होटल की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि दूर दूर तक पसरे रेतीले मैदान में मीलों दूर तक देखा जा सकता था, और दूसरी बात ये भी थी कि पास के नज़दीकी शहर में बगैर कार पर जाए पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वो कार की चाबी हमेशा अपने पर्स में रखती थी ताकि वो क्रिस की पहुंच से दूर रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसने देखा कि क्रिस सिर्फ बैठकर धूप का आनंद उठाने और पढ़ने में ही खुश है, तो उसे अब जाकर एहसास हुआ कि शायद उसकी तरफ से वो अब लापरवाह हो गई थी। उसे अभी क्रिस को टेरेस पर अकेले नहीं बैठने देना था। जब वो स्वेटर पहन रही थी, अचानक उसे कार की चाबी का ख्याल आया और वो कमरे में उस तरफ गई जहां उसका पर्स रखा था। कांपते हाथों से उसने बैग का मुंह खोला और चाबी ढूंढने लगी, मगर चाबी वहां नहीं थी। उसने पर्स का पूरा सामान ड्रेसिंग टेबल पर बिखेर दिया और दोबारा देखा। अब वो मन ही मन खौफ से भरी हुई सोच रही थी कि जब वो नहा रही थी तो क्रिस कमरे में आकर चाबी ले गया। वो फुर्ती से बालकनी में पहुंची, टेरेस के परले सिरे पर बनी पार्किंग में उस तरफ नजर फिराई जहां उसकी कार थी। सफेद मर्सिडीज अपनी जगह से गायब थी। वो बेडरूम में वापस लौटी और जल्दी जल्दी अपने बालों में कंघी फिराने लगी। तू खामख्वाह घबरा रही है, वो आ जाएगा भी, उसने खुद से कहा। वैसे भी अगर उसके घूमने की इच्छा थी तो क्यों ना जाए। मैंने उससे कहा था 12:30 बजे तक नीचे आऊंगी, अभी तो 12 भी नहीं बजे थे। हो सकता है वो किताब पढ़ते पढ़ते ऊब गया हो और थोड़ी देर के लिए कार पर टहलने निकल गया हो। लेकिन वो जानती थी कि वो खुद को समझा रही थी। क्रिस ने एक्सीडेंट के बाद से ही कार को हाथ लगाने से इनकार कर दिया था और वो खुद ही उसके लिए ड्राइव कर दी थी। आखिर उसने भीतर आने और कार की चाबी लेने से पहले मेरे बाथरूम में जाने का इंतजार क्यों किया? तो क्या कहीं किसी अनचाहे डर के ख्याल से उसने झपट कर अपना पर्स उठाया और लिफ्ट की तरफ भागी। उसने जल्दी जल्दी से लिफ्ट का कॉल बटन दबाया और कुछ ही पलों में लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। गुड मॉर्निंग मैडम, सफ़ेद वर्दी में सजा धजा लिफ्टमैन जल्दी से बोला। लाउंज फ्लोर? हाँ, वॉल ने जवाब दिया और लिफ्ट की पूरी लंबाई में लगे शीशे के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई।
लिफ्ट नीचे पहुंची। दरवाजे खुलते ही वॉल तेज चाल से उस आलीशान लॉबी से होती हुई टेरेस की तरफ जाती रिवॉल्विंग डोर की तरफ बढ़ गई। रिवॉल्विंग डोर से बाहर टेरेस पर आते ही वहां मौजूद डोरमैन ने जोरदार सलामी ठोकी। वॉल ने इधर उधर देखा, लेकिन क्रिस का कोई अता पता नहीं था। वो एक पल के लिए हिचकी, फिर अपनी आवाज में उभर आई घबराहट को काबू में करते हुए उसने डोरमैन से पूछा, मिस्टर बर्नेट अभी कुछ टाइम पहले तो यहीं टेरेस पर थे, कहीं चले गए क्या? सवाल पूछकर मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि उसके सवाल के जवाब में डोरमैन कहे कि मिस्टर बर्नेट टॉयलेट पे हैं या कहे कि होटल में ही कहीं गए हैं। लेकिन डोरमैन ने उसे बताया कि मिस्टर बर्नेट कार पर निकले थे और मियामी की तरफ गए थे। यही कोई 10 मिनट पहले ही निकले हैं, उसने आगे बताया। थैंक यू, वॉल ने आहिस्ता से कहा और टेरेस के उस कोने की तरफ बढ़ गई जहां कुछ देर पहले ही क्रिस बैठा किताब पढ़ रहा था। वहां पहुंचकर वो वहां पड़ी लाउंजिंग चेयर पर बैठ गई और झुककर फर्श से किताब उठा ली। उसने अपने पर्स में से एक धूप वाला चश्मा निकाला और आंखों पर चढ़ा लिया। तभी एक वेटर आकर चुपचाप उसकी मेज पर एक ड्राई मार्टीनी रख गया। होटल की सेवाओं का एक ये भी अंग था कि ग्राहक से बगैर पूछे उसकी जरूरत को समझा जाए। हालांकि ये सब एक्स्ट्रा बातें कभी कभी खिजलाहट सी भर देती थी, लेकिन इस वक्त वॉल को एक ड्रिंक की सख्त जरूरत थी। मिस्टर बर्नेट के लिए टोमेटो जूस लाऊं मैडम? वेटर ने आकर पूछा। शायद हाँ, वॉल ने बगैर उसकी तरफ देखे जवाब दिया, लेकिन अभी वो जरा बाहर गए हैं। वेटर चला गया और वॉल ने गिलास उठाकर चुस्की ली। वो उसी तरह बैठी समुद्र और दूर दूर तक बिखरी रेत को देखती रही। उसे अपने दिल की धड़कनों की रफ्तार का एहसास हो रहा था और किसी अनहोनी की उम्मीद किसी गोले की तरह उसके सीने में आकर उथल पुथल मचा रही थी। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 12:15 बज चुके थे। उसे 12:30 बजे तक कुछ नहीं करना चाहिए, उसने खुद से कहा, क्योंकि ये वो वक्त था जिसके बारे में उसने क्रिस को कहा था कि वो नीचे उसके पास आएगी। उतावलेपन के चलते अगर वो कुछ ऐसा वैसा कर बैठी और सही वक्त पर क्रिस आ जाए तो उसे यूं घबराई देखकर पता नहीं उस पर क्या बीत जाए। डॉक्टरों ने पहले ही उसे चेताया हुआ था कि उसे क्रिस पर भरोसा दिखाना चाहिए था। तो ठीक है, दिखाते हैं भरोसा, उसने सोचा। वो इंतजार करती वैसे ही बैठी रही। हर आने वाली कार की आवाज पर उसका शरीर तन जाता था और वो फुर्ती से उस लंबे ड्राइव की ओर ताकने लगती थी जो सीधे होटल के मेन गेट पर पहुंचकर खत्म होता था। लोग अब दोपहर के खाने के लिए वापस लौट रहे थे और डोरमैन उन्हें सलामी ठोकने या उनकी कार का दरवाजा खोलने में बिजी था। उस तरफ आने वाली कोई भी कार सफेद मर्सिडीज ना निकली। 12:30 बजे तक वो अपना गिलास खाली कर चुकी थी। उसने ओलिवर ट्विस्ट की कॉपी इतनी सख्ती से हाथों में भींच रखी थी कि अब उसकी उंगलियां दुखने लगी थी। मैं अब केवल 10 मिनट और इंतजार करूंगी, उसने मन ही मन कहा। फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मगर क्या? वेटर दोबारा उसकी तरफ आया। उसकी ट्रे में एक और मार्टीनी थी, तन्हा मगर ठंडी और अपनी जरूरत का एहसास करवाती हुई। शायद मैडम को और जरूरत है, सफेद वर्दीदार वेटर ने आराम से पूछा। वो कभी भी लंच से पहले एक से ज्यादा ड्राई मार्टीनी नहीं लेती थी, लेकिन वेटर को शायद एहसास हो गया था कि उसे एक और ड्रिंक की जरूरत है। ये भी होटल द्वारा मुहैया कराई जा रही आला दर्जे की सेवाओं का एक नमूना था। क्या? ओह हाँ, थैंक यू, वॉल ने जवाब दिया। अगले ही पल एक नई मार्टीनी का ग्लास उसकी मेज पर आ चुका था और खाली ग्लास लेकर वेटर सिर नवाकर जा भी चुका था। वॉल ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह फिराई, फिर गिलास उठाकर एक छोटा सा घूंट भरा और गिलास वापस मेज पर टिका दिया। शायद वो नहीं आने वाला, उसने सोचा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? डैडी ने भी कहा था कि वो 5 बजे से पहले नहीं मिलने वाले। अगर पता होता कि कहाँ होंगे तो मैं नहीं, उनसे नहीं बताऊंगी। उन्हें तभी बताना चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता ना हो। तो भला कौन? डॉक्टर गुस्ताफ? शायद हाँ, उन्हें ही फोन करना सही होगा। लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं? उनसे तो ये उम्मीद करना कतई बेमानी थी कि वो क्रिस को ढूंढते इधर उधर धक्के खाते फिरेंगे। फिर कौन? पुलिस? वो जरूर उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें क्रिस की असलियत का पता चली तो फिर मीडिया वाले उसके गायब होने को लेकर हो हल्ला मचाएंगे कि तौबा भली,
और तब नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई बेहुदा पब्लिसिटी नहीं चाहती। उसके दिमाग में तर्क वितर्क की आंधियां चलने लगीं। ये सब सोचते विचारते उसने फिर अपनी घड़ी देखी। 12:45 हो भी चुके थे। उसे एक कार की आवाज़ सुनाई दी। उसने गर्दन उठाकर उधर देखा। एक रोल्स रॉयस होटल के मेन गेट से भीतर आई। उसमें एक मोटी सी औरत उतरी जिसने एक छुई मुई सा कुत्ता गोद में उठा रखा था। वो धीरे धीरे बड़ी मेहनत से सीढ़ियां चढ़ती हुई टेरेस की तरफ बढ़ गई। वो भी बस आता ही होगा, वॉल ने अपने आप को दिलासा दी। जैसे मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे भरोसा रखना चाहिए। मैं 1 बजे तक इंतज़ार करूंगी, फिर उसके बाद तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। 1 बजने से कुछ ही मिनट पहले उसने जीन डुलक को देखा। जीन डुलक होटल का फ्रेंच मैनेजर था, जो देखने में न केवल खूबसूरत था बल्कि फ्रेंच लोगों के उन खास तहजीब व अदब के सभी तौर तरीकों का नमूना था जिसके लिए वो मशहूर थे। उस वक्त वो उसी की तरफ आ रहा था और बीच बीच में हर मेज़ के पास रुक रुक कर वहाँ मौजूद मेहमानों से बातचीत भी कर रहा था। वॉल उसके आने का इंतज़ार करने लगी। 1 बजने में बस चंद मिनट बाकी थे जब वो वॉल की मेज़ पर पहुंचा। मदाम बर्नेट अकेले ही? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मगर ये तो बड़ी गलत बात है। फिर वो रुक गया और गहरी नज़रों से उसने वॉल के सफ़ेद पड़े निचुड़े से चेहरे का जायज़ा लिया। शायद किसी मदद की दरकार हो मैडम, कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ शायद, वॉल बिखरी आवाज़ में बोली। बैठिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ मौजूद लोगों के पास सिर्फ ताक झांक और बातें बनाने के सिवा फिलहाल दूसरा कोई और काम नहीं। प्लीज़ कुछ देर में मेरे ऑफिस में आइए। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपकी कोई भी परेशानी मेरी परेशानी है। आइए, देखता हूँ कि क्या मदद हो सकती है। उसने सिर निवाया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। अपने बेसब्रेपन पर काबू करती वॉल ने किसी तरह इंतजार का एक लंबा वक्त गुजारा। जब आसपास के लोग अपनी मेज़ों से उठकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे तो वो भी उठी और अपनी चाल में किसी भी तरह की अधीरता न पैदा करती हुई ऑफिस की तरफ बढ़ी। ऑफिस रिसेप्शन डेस्क के ठीक पीछे था। काउंटर के पास से गुजरते वक्त काउंटर पर मौजूद क्लर्क ने सिर निभाकर उसका अभिवादन किया और फौरन ही कहा, प्लीज़ सीधी चली जाइए मिसेस बर्नेट, मिस्टर डुलक आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। वो एक खूब बड़े से कमरे में पहुंची। कमरे में मौजूद सभी खिड़कियों का रुख बे की तरफ था। कमरा काफ़ी शानदार था। एक तरफ कई सारे फूलदान मौजूद थे जिसमें तरह तरह की भीनी खुशबू वाले फूल सजे थे। वहाँ मौजूद फर्नीचर भी शानदार था और उसी की एक खूबसूरत नग छोटी सी डेस्क के पीछे डुलक बैठा हुआ था। वॉल को देखते ही वो तेज़ी से उठा और डेस्क के सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठिए मैडम, अब हम इत्मीनान से आपकी प्रॉब्लम पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो क्या मिस्टर बर्नेट को लेकर कोई प्रॉब्लम है? वॉल बैठ गई। अचानक उसके भीतर से रुलाई उमड़ी, लेकिन बड़ी मेहनत से उसने ऐसी किसी कोशिश पर काबू किया। डुलक खिड़की के पास चला गया। वहाँ उसने कुछ पलों तक ठहरकर वॉल को नॉर्मल होने का पूरा वक्त दिया। मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना किया है, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने हमेशा उन दुश्वारियों का कोई ना कोई माकूल हल ज़रूर निकाला था या फिर पाया था। मिस्टर बर्नेट कार लेकर कहीं चले गए हैं और आप उन्हें लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं, यही प्रॉब्लम है ना? डुलक ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। तब तो आपको मेरे पति के बारे में अच्छी तरह से ही पता होगा। मैं अपने होटल में ठहरने वाले हर आदमी के बारे में जानता हूँ, वरना फिर मैं उनका ख्याल कैसे रख सकूँगा। वो कहीं चला गया है और उसे लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तकरीबन 1 घंटे से उसका कोई अता पता नहीं। डुलक ने कुछ सोचने के भाव से सिर हिलाया और डेस्क के पास आकर बोला, ये तो अच्छा खासा वक्त हो गया, तब तो हमें पुलिस से मदद लेनी होगी। वॉल के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे, लेकिन डुलक ने हाथ उठाकर उसे कुछ कहने से रोक दिया। बोला, किसी भी तरह की अनचाही पब्लिसिटी को लेकर आप फिक्र ना करें, भरोसा रखें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं सब कुछ देख लूँगा। पुलिस चीफ कैप्टन टेरल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हालात की नज़ाकत को ज़रूर समझेगा और मामले में पूरी सावधानी और होशियारी से एक्शन लेगा।
यकीन रखें, वो न केवल मिस्टर बर्नेट को ढूंढ निकालेगा, बल्कि हमारे अलावा किसी दूसरे को इस बात की भनक तक नहीं लगने देगा। वॉल ने एक लंबी गहरी सांस खींची, फिर बोली, शुक्रिया, ज़रूर, मैं ये सब आप पर छोड़ती हूँ। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा वो सब किया जाएगा। डुलक ने कहा, अब आप अपने स्वीट में जाकर आराम करें, मैं कुछ खाने को भिजवाता हूँ। वॉल ने इनकार करने के लिए मुंह खोला ही था कि डुलक मुस्कुराते हुए बोला, बस कुछ हल्का फुल्का सा ही, मगर खाना जरूर होगा। वो वॉल के साथ दरवाजे तक उसे छोड़ने आया और बोला, आधे घंटे के भीतर ही कैप्टन टेरल आपके सामने होगा। कैप्टन टेरल आत्मा के बालों वाला एक खूब लंबा चौड़ा आदमी था। उसका चेहरा भरा भरा और भारी सा था, जिसकी वजह से बाहर की ओर उभरे हुए उसके जबड़े चेहरे को चौकोर सा आकार देते से लगते थे। उसकी आंखें मटमैले रंग की थी। उसके माथा तो उसे बहुत पसंद करते थे, जबकि मियामी शहर का जराइम पेशा वर्ग उससे खौफ खाता था। उस वक्त वो आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो उसके भारी शरीर की वजह से अब टूटी तब टूटी जैसी हालत में पहुंची पड़ी थी। वॉल उसके सामने घुटने के बीच अपने हाथ दबाए परेशान सी बैठी थी। टेरल के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसकी निगाहें वॉल पर जमी थीं। डुलक ने मुझे बताया मिसेस बर्नेट, उसने कहा। उस वक्त उसकी आवाज़ उसके स्वभाव के विपरीत बहुत ज़्यादा नरम थी। मैंने पहले ही आपके पति और कार का डिस्क्रिप्शन फ्लैश करवा दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 1 घंटे के भीतर मेरा कोई ना कोई बंदा उनका पता लगा लेगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, वॉल बोली। और वो अखबार वाले? आप उनकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे इन लोगों से अच्छी तरह से निपटना आता है, टेरल ने कहा। डुलक ने बताया कि आपके पति की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। हालांकि मुझे डिटेल से कुछ नहीं बताया। अगर एतराज ना हो तो ऐसी क्या दिक्कत थी उन्हें? क्यों नहीं, अगर आपको लगता है कि जानकारी ज़रूरी है तो ज़रूर, वॉल बोली। उनको आखिर हुआ क्या है? कोई 2 साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। 5 महीने तक वो कोमा में ही पड़ा रहा था। एक्सीडेंट से पहले वो काफ़ी होशियार और समझदार इंसान था और मेरे पिता के साथ ही काम करता था। लेकिन जब वो कोमा से बाहर आया तो अगर मैं अपने पिता की ज़ुबान में कहूँ तो एक ज़ोंबी, मेरा मतलब चलती फिरती लाश जैसा बन चुका था। वॉल ये कहकर चुप हो गई और आंखों में उतर आई नमी को बाहर आने से रोकने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे महीनों सैनिटोरियम में रहना पड़ा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस्मानी तौर पर उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न जाने क्यों अचानक उसका हर चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, यहाँ तक कि मुझ में भी। मुझे तकरीबन 18 महीनों तक सैनिटोरियम में रहना पड़ा था। ना ही उसकी हालत बेहतर हुई न बदतर हुई। तब मैंने सोचा कि मैं उसे वहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए डैडी की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर मैंने इस बात पर जोर दिया कि क्यों ना उसे सैनिटोरियम के घुटन भरे माहौल से निकालकर एक नॉर्मल लाइफ दी जाए, शायद उससे उसे कोई फ़ायदा हो। डॉक्टर लोग ये बात मान गए, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई और उसमें कुछ सुधार दिखने भी लगे। कैसे सुधार, मतलब किन मामलों में? टेरल ने पूछा। यहाँ आने के बाद वो 2-1 चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगा था, जबकि आने से पहले वो सिर्फ एक जगह बगैर हिले डुले चुपचाप बैठा ऊपर आसमान में घंटों तक ताकता रहता। यहाँ आकर उसे ओलिवर ट्विस्ट की एक कॉपी मिल गई और उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे एक दिन डिकेंस की सारी किताबें दिलवाने को कहा, जो मैंने फ़ौरन ही उसे दिलवा दी थी। वो डिकेंस को उसकी पहली किताब से पढ़ना चाहता था। इसके अलावा उसने यहाँ के लोगों में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। गाहे बगाहे उनके बारे में मुझसे जिक्र छिड़ने लगा था। और आप में? वॉल ने बेबस अंदाज से अपने हाथ झटके। बिल्कुल भी नहीं। सुना है उसे डॉक्टर गुस्ताव से भी मशवरा लिया था? टेरल ने एक पल के विराम के बाद कहा। उसे उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? पिछले 2 सालों से वो लगातार डॉक्टरों की ही निगरानी में रहा है। उसे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा न था। डॉक्टर के बगैर वो अपने आप को बेहद लाचार महसूस करता था। मैं डॉक्टर गुस्ताव को अच्छी तरह जानता हूँ, टेरल बोला। अच्छा इंसान है। आपके पति के बारे में उसकी क्या राय थी? राय?
बस उन्होंने इतना ही कहा था कि उसमें सुधार के कुछ लक्षण तो दिख रहे हैं, मगर पूरी तरह ठीक होने में अभी एक लंबा अरसा गुजर जाने वाला है। उन्होंने इस बात का कोई अंदेशा जाहिर नहीं किया था कि आपके पति कभी अचानक इस तरह जा भी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आपके पति को सैनिटोरियम से बाहर जाने के बाद कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी? बस यही बात तो मुझे खाई जा रही है। एक्सीडेंट के बाद से ही उसने कार को हाथ तक नहीं लगाया। मेरा मतलब आज से पहले तक मैं ही हमेशा ड्राइविंग करती थी। इस बात पर टैरल कुछ पलों के लिए चुप होकर सोच विचार करने लगा। वो खड़ा हुआ, बोला, ठीक है, जैसे ही वो हमें मिलते हैं हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बेहतर होगा कि अगर आप खुद ही हेडक्वार्टर आकर उसे अपने साथ यहाँ लेकर आए। मेरे ख्याल से डॉक्टर गुस्ताफ को भी खबर कर देनी चाहिए। मैं देख लूँगा, आप आराम करिए। उन्हें ढूंढने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। मैंने मियामी शहर से बाहर जाने वाले सारे हाईवेज पर अपने आदमी लगा दिए हैं। जब टैरल चला गया, पॉल खिड़की के पास बैठ गई ताकि नीचे गेट और पार्किंग पर निगाह रख सके। उसका लंबा इंतजार शुरू हो गया था। सार्जेंट जो बिगलर ने अपनी छोटी छोटी और मोटी सी उंगलियां अपने छोटे छोटे बालों में फिराईं, उसकी झाइयों भरे चेहरे पर उस वक्त काफ़ी गंभीर भाव थे। वो एक बड़े से कमरे में खस्ता हाल सी डेस्क के पीछे बैठा था। कमरे में उस जैसी तमाम डेस्कें मौजूद थीं, जिसके पीछे तमाम वर्दीधारी पुलिस वाले बैठे काम कर रहे थे। कोई सामने फैले कागजों के पुलिंदे में सिर खपा रहा था, कोई टेलीफोन पर बतिया रहा था, तो कोई सामने रखे नोटपैड पर कुछ लिख रहा था। बिगलर एक मामूली सी जेवरात की डकैती से रिलेटेड रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो सीनियर सर्जेंट था और अपनी उस हैसियत में टैरल का दाहिना हाथ था। 38 साल की उम्र होने के बावजूद वो अभी तक कुंवारा था, कॉफ़ी और सिगरेट का हद दर्जे का शौकीन था और अपने चीफ की निगाह में उसकी बरसों की नौकरी में अब तक सबसे बेहतर सर्जेंट के तौर पर उसकी कद्र और कीमत थी। टेलीफोन की घंटी बजी और उसने अपना भारी भरकम हाथ रिसीवर पर रखा, उठाया, कान से लगाया और गुर्राया। कौन? बिगलर बोल रहा हूँ। चीफ अभी अभी ऑफिस में आए हैं। डेस्क सर्जेंट की आवाज़ आई। बिगलर ने अनमने भाव से मुंह बनाया, फाइल सामने पड़ी ट्रे में पटकी और भारी कदमों से टैरल के ऑफिस की तरफ बढ़ चला। जब वो टैरल के ऑफिस में पहुंचा तो टैरल अपने लिए मग में कॉफ़ी उड़ेल रहा था। उसे वहां पहुंचा देखकर टैरल ने अपनी डेस्क की दराज से एक दूसरा मग बरामद किया और उसे भी भर दिया। भीतर आओ जोई, बर्नेट के मामले में कोई खबर? बिगलर ने दरवाज़ा बंद किया और आकर टैरल की डेस्क के सामने पड़ी स्टूल नुमा कुर्सी पर बैठ गया। कॉफ़ी का मग हाथ में लेते हुए वो बोला, अभी तक तो नहीं। हर गश्ती कार को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन इस मामले में इतनी दिलचस्पी की वजह? टैरल लगातार इस्तेमाल से तकरीबन काले से पड़ चुके पाइप में तंबाकू भरने लगा। भाई, बड़े लोग, वो छोकरा चार्ल्स ट्रेवर का दामाद है। किसका? चार्ल्स ट्रेवर्स का। और अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है तो अब जान लो कि वो है जिसने न्यूयॉर्क पैलेस होटल बनवाया है, खाड़ी पर पुल बनवाया है, हवाना में एक बांध बनवाया है और भी न जाने इस जैसी क्या क्या चीज़ें। बिगलर ने कॉफ़ी का एक घूंट भरा, फिर एक सिगरेट सुलगा ली। तो क्या? हमें उस छोकरे को ढूंढना है, लेकिन एक फच्चर है। फच्चर? कैसा फच्चर? टैरल ने ठहर कर अपने पाइप से एक जोरदार कश लिया, फिर बोला, उसका दिमाग हिला हुआ है, मेंटल केस है। उसकी बीवी से मिलकर यहाँ वापस लौटते वक्त रास्ते में मैं डॉक्टर गुस्ताफ के यहाँ गया था। डॉक्टर गुस्ताफ उसे जानता है। इस छोकरे की एक कार एक्सीडेंट के दौरान सिर में गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टर गुस्ताफ का कहना है कि चोटों से उसके दिमाग का एक हिस्सा बुरी तरह नष्ट हो गया है। वक्त के साथ वो हिस्सा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इस बीच अपने किए गए किसी भी काम के लिए वो छोकरा जिम्मेदार नहीं होगा। उसने पिछले 2 सालों से कार नहीं चलाई है और इस वक्त वो मर्सिडीज़ लिए घूम रहा है। उस जैसा मर्सिडीज़ लिए फिरता शख्स न केवल खुद का नुकसान कर सकता था, बल्कि औरों के लिए भी दुश्वारियां पैदा कर सकता है। तो मुझसे क्या चाहते हो? बिगलर ने कॉफ़ी ख़त्म करके मग डेस्क के सिरे पर टिकाते हुए कहा। लोगों को फिर से फ़ोन करूं? मेरे ख्याल से हाँ। उनसे कहो कि ये बहुत ज़रूरी काम है। मैं चाहता हूं कि वो हमें जल्द से जल्द इस आदमी की खोज खबर दें।
पहली कॉल किए 2 घंटे से भी ऊपर हो चुके थे। एक सफ़ेद मर्सिडीज कन्वर्टेबल को तलाश करने में इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। हो सकता है वो कच्चे रास्तों पर कहीं फिर रहा है, बीगलर उठते हुए बोला। उसने क्या किया क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस उसे जल्द से जल्द तलाश करो। बीगलर ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से निकलकर ऑपरेशन रूम में आ गया। उसने एक डेस्क पर आसन जमाया, माइक्रोफोन उठाया और सभी पेट्रोल कारों को निर्देश जारी करने लगा। अभी वो निर्देश जारी कर ही रहा था कि एक अफसर भीतर आया और उसके कंधे को टहुका। हैरी की कॉल आई है सर्जेंट, उसे मर्सिडीज मिल गई है। बीगलर ने माइक वापस रख दिया और बोला, सभी लोगों को खबर कर दो। इतना कहकर वो दूसरी डेस्क पर आ गया। वहां रखे फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हैरी, जी सर्जेंट, मुझे कार मिल गई है, सफ़ेद रंग की, लाइसेंस नंबर 33567, जो कि न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है। ओल्ड डिक्सी हाईवे पर। परली तरफ का टायर फटा हुआ है, सामने की ओर का फेंडर भी फट गया है। सड़क पर पहियों के घिसटने के निशान है। कार एक पेड़ से जा टकराई, ज़रूर बहुत तेज रफ्तार से जा रही होगी। बीगलर ने अपनी नाक के सिरे को उंगली से मसला। और ड्राइवर? कार में कोई नहीं है सर। होल्ड करो, बीगलर ने कहा और कुर्सी पर बैठे बैठे घूम गया। जैक, ओल्ड डिक्सी हाईवे के करीब हमारी कितनी गाड़ियां मौजूद हैं? 3। पुलिसकर्मी जो सभी पेट्रोल कारों का हिसाब किताब रखता था उसने बताया। 2 तो 20 मील के दायरे में है और तीसरी 10 मील के दायरे के भीतर ही है। उनसे बोलो कि वो फौरन हैरी के पास पहुंचे, उसे मदद की ज़रूरत होगी। कहकर बीगलर वापस फ़ोन पर हैरी से मुखातिब हुआ। 3 कारें पहुंच रही हैं। मैं पूरे इलाके की गहरी छानबीन चाहता हूं। ड्राइवर अभी बहुत दूर तक नहीं निकल पाया होगा। तुम जहां हो वहीं ठहरो, बट अभी तुम्हें उस आदमी का हुलिया बताई देता है। उसने आवाज़ देकर एक अफसर को बुलाया और हाथ में थमा रिसीवर उसे देकर तेज कदमों से टेरिल के ऑफिस की तरफ बढ़ चला। बाद दोपहर 3:20 पर भी वॉल अभी तक खिड़की के पास बैठी इंतजार कर रही थी। सारे अरसे वो खुद को यही दिलासा देती रही कि वो खुद कुछ नहीं कर सकती थी और कि जब तक पुलिस क्रिस को तलाश नहीं कर लेती थी उसे सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए था। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया था उसकी बेचैनी बढ़ती गई थी। ये तन्हा इंतज़ार उसकी रग रग को जैसे तोड़ता मरोड़ता सा लगता था। वो मन ही मन कई तरह के सवालातों से दो चार हो गई थी कि क्या क्रिस एक बार फिर किसी कार हादसे का शिकार हो गया था और क्या क्या इस बार वो मर चुका था। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। एक पल के लिए उसने उस मशीन को देखा, फिर उठकर खड़ी हुई और लगभग दौड़ती हुई पहुंची और रिसीवर उठा लिया। मिसेस बार्नेट, मैं कैप्टन टेरिल बोल रहा हूँ। वो मिला? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें उसकी कार मिल गई है, टेरिल ने बताया। कार ओल्ड डिक्सी हाईवे पर पाई गई है। आजकल वो रास्ता आम इस्तेमाल नहीं होता। उसकी कार का एक पहिया फट गया था और कार एक पेड़ से जा टकराई थी। मालूम पड़ता है कि आपके पति ने कार को वहीं छोड़ दिया था और पैदल ही निकल पड़े थे। हमारी 4 गश्ती गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं और हमारे लोग सरगर्मी से पूरे इलाके को छान रहे हैं। बड़ा उबड़ खाबड़ सा इलाका है। ढेरों झाड़ झंकाड़, पौधों के झुरमुट, टूटी फूटी काम में ना आने लायक इमारतें हर जगह हैं। मुझे लगता है कि वो शायद आराम करने की नीयत से ही ऐसी किसी उजाड़ जगह पर चले गए हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि इस सिलसिले में हमने अभी तक क्या कुछ किया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेंगे। लेकिन वो घायल भी तो हो सकता है। और मुझे नहीं लगता। पेड़ से टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। केवल एक फेंडर ही पिचका है। शायद अचानक हुए इस हादसे से वो बदहवास हो उठे हों और अब कहीं जाकर बैठकर आराम कर रहे हों। शायद मुझे भी वहां होना चाहिए। मैं टैक्सी कर लेती हूँ और आपके लिए यही बेहतर है कि जहां हैं वहीं ठहरें, मिसेस बर्नेट, टेरिल ने मजबूती से कहा। उस सूरत में हमें ये तो पता रहेगा कि आप कहाँ हैं। जैसे ही वो हमें मिलते हैं मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है फिर, शुक्रिया। जी बेहतर। वॉल की आवाज़ में उभर आई मायूसी को मन ही मन महसूस करके कुछ शर्मिंदगी के भाव से उसने कहा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसने फ़ोन रख दिया। वॉल ने फ़ोन रखा और खिड़की के पास आकर दूर दूर तक पसरे समुंदर को फिर से देखने लगी।
वहाँ खूब सारे लोग थे। कुछ धूप में बैठे सूरज की तपिश का आनंद उठा रहे थे तो कुछ लोग समंदर में तैराकी के मजे ले रहे थे। काफी खुशी भरा नजारा था, लेकिन वॉल के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। जब 5 बजे तक भी कोई फोन न आया तो वो बेचैन होने लगी। उसने 20 मिनट के करीब और इंतजार किया। फिर अपनी बेचैनी से परेशान होकर उसने फोन उठाया और अपने पिता के न्यूयॉर्क में मौजूद ऑफिस में फोन लगा दिया। अपने बचपन से ही वॉल के संबंध अपने पिता से काफी दोस्ताना रहे थे। एक तरह से वो उस इंतहाई कामयाब और खूबसूरत शख्स की पूजा सी करती थी। उसके मन में हमेशा से ये यकीन था कि उसकी ऐसी कोई दुश्वारी नहीं थी जिसका जिक्र किए जाने पर उसके पिता के पास कोई ना कोई माकूल हल ना हो। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़रूरी मसलों पर उनसे किसी किस्म की मदद की गुहार लगाती थी। मगर जब भी उसने ऐसा किया था तो पाया था कि उसके पिता ने अपने सभी कामों को छोड़कर पूरी शिद्दत से उसकी दुश्वारी को हल किया था। इसीलिए वो जानती समझती थी कि क्यों वो क्रिस को लेकर इतना उतावलापन दिखाता था, क्योंकि क्रिस ने ही उसके सामने ऐसी दुश्वारी खड़ी की थी जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी थी। वॉल की अब तक की ऐसी समस्या जिसका कोई हल वो अब तक नहीं ढूंढ सका था। कोई 10 मिनट के इंतजार के बाद वॉल की बात पिता के ऑफिस में हो पाई और उधर से सेक्रेटरी ने बताया कि वो अब भी मीटिंग में है। मैं वैलेरी बर्नेट बोल रही हूँ, प्लीज डैडी को तुरंत बताइए कि मैं उनसे फोन पर बात करना चाहती हूँ। जरूर मिसेस बर्नेट, प्लीज थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, कुछ ही देर की बात है, मैं अभी मैसेज भिजवाती हूँ। इतने लंबे और बेचैनी भरे घंटों के सामने कुछ ही देर की क्या कीमत थी। वॉल ने सोचा और बोली, ठीक है। 5 मिनट से भी कम वक्त में दूसरी तरफ से उसके पिता की आवाज आई, वॉल, डैडी वो चला गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपसे बात करने के बाद जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो वहां नहीं था, कहीं चला गया था। कार भी ले गया है क्या? उसने गहरी सांस भरी। उसके पिता की आवाज शांत और सधी हुई थी। हालांकि वो उम्मीद कर रही थी कि ये सब सुनकर वो गुस्से से फट पड़ेगा और कहेगा कि मैंने पहले ही बताया था, लेकिन उस वक्त पिता द्वारा किए गए उस सीधे और सरल से सवाल ने उसे बड़ी राहत पहुंचाई। हाँ, अभी वो पिछले 5 घंटों से लापता है। डुलक से बात की? हाँ, और उसने यहाँ के पुलिस चीफ को भी इन्फॉर्मेशन देकर बुलवाया था। पुलिस को मर्सिडीज तो मिल गई है मगर उसका कोई अता पता नहीं है। ढूंढ तो रहे हैं ना? हाँ, शायद, पक्का नहीं कह सकती। कॉल होल्ड पर डालो और तुरंत पुलिस को फोन करो। अभी क्या पोजीशन है मुझे जानना है। हाँ डैडी, करती हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि? वॉल, जो कहा है पहले उतना करो, वक्त मत गवाओ। उसने ऑपरेटर को बोलकर न्यूयॉर्क की कॉल को होल्ड पर डलवाया और टेरेल को फोन लगवाया। कुछ पता चला? जैसे ही फोन पर टेरेल की आवाज सुनी उसने पूछा, मेरे डैडी? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला मिसेस बर्नेट। वॉल को टेरेल की आवाज में चिंता महसूस हुई। वो कह रहा था, तलाश जारी है, मैं 8 से ज्यादा आदमी नहीं लगा सकता। सच बात तो ये है कि मैडम की अब अंधेरा होने से पहले हमें मिस्टर बर्नेट को खोज निकालना है, तो उसके लिए मुझे और मदद की उम्मीद है। लेकिन फिर इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा पब्लिसिटी। मैं आपको ही फोन करने जा रहा था मगर आपने खुद ही कर दिया। अब आप ही बताइए कि आगे क्या करना है। अगले कुछ पल सोचने की कोशिश की, फिर उखड़ी हुई आवाज में बोली, मैं आपको फिर फोन करती हूँ। उसने ऑपरेटर से दोबारा न्यूयॉर्क कनेक्ट करने को कहा। वो उसे अभी तक तलाश नहीं कर पाए हैं, उसके पिता ने बताया। मैंने पुलिस चीफ से कहा था कि मैं किसी तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहती। अब वो कह रहा है कि अगर क्रिस को रात होने से पहले ही खोज निकालना है तो उसे एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत होगी, मगर उस पोजीशन में अखबार वालों को खबर लगना तय है। उससे कहो उसे जो भी मदद चाहिए हासिल करे। ट्रैवलर्स बोला, उससे कह दो कि मेरे वहाँ पहुँचने तक क्रिस तुम्हारे साथ होना चाहिए। मैं फ़ौरन फ्लाइट ले रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सका मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। तुम फिक्र मत करो वॉल, मैं बस पहुँचा ही समझो। लेकिन डैडी, क्या आपको काम नहीं है क्या? न्यूटन, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। तुम इस पुलिस वाले से कहो कि हर वो मदद हासिल करे जो उसे चाहिए। तुम अपने कमरे में ही रहना। डुलक को बोल दो कि वो मीडिया वालों से निपट ले, मैं आकर बाकी सब देख लूँगा। लाइन कट गई। वॉल ने टेरेल को कॉल की। डैडी यहाँ आ रहे हैं,
क्या आपको ज़रूरी मदद फ़ौरन हासिल हो जाएगी? हमें आज रात ही मेरे पति को ढूंढ निकालना है। जी बिल्कुल, टैरिल ने कहा। मुझे अफसोस है मिसेस बार्नेट कि कहीं कोई लीड नहीं मिल पा रही है। आधे घंटे में यह खबर रेडियो के जरिए आसपास के किसानों तक इस ताकीद के साथ पहुंच जाएगी कि वो अपने खेत खलिहान में तलाश करें। हम भी सारे मोटर्स, अस्पताल और होटलों को खंगालेंगे। मीडिया भी इस मामले से दूर नहीं रह पाएगी। ठीक है, वॉल ने फ़ोन रख दिया, अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को ढका और फूट फूट कर रो पड़ी।